नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी कमर तोड़ महंगाई की। उत्तराखंड विधानसभा के लेखानुदान बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक हंगामा किया और विधानसभा में धरना देते हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के लिए सरकार को घेरने का भी काम किया। तो वहीं उत्तराखंड में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर बढ़ती महंगाई से कहीं न कहीं आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से खाद्य पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी भी होगी, जिसका असर अब सीधे तौर पर आम आदमी को ही झेलना पड़ेगा। और आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करते हुए भाजपा ने एक बार फिर से उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने का काम किया। सरकार बनाने के बाद लेखानुदान बजट के लिए सत्र बुलाया गया। सत्र 29 से 31 मार्च तक के लिए आहूत किया गया, लेकिन सत्र के पहले ही दिन से नेता प्रतिपक्ष के बगैर ही विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर सड़क से लेकर सदन तक जमकर वार किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने सत्र के दौरान महंगाई के मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। साथ ही ये कहते हुए सवाल को टाल दिया गया कि उत्तराखंड में कहीं भी महंगाई नहीं है। वहीं भाजपा का बढ़ती महंगाई को लेकर कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती महंगाई की वजह से पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन भाजपा सरकारें इस ओर मंथन कर रही हैं कि कैसे महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और थोक डीजल को जो है एक साथ 25 रुपया बढ़ाने का काम सरकार ने किया। और आप समझ सकते हैं कि थोक में डीजल जो है वो आम व्यक्ति नहीं लेता है, बल्कि बड़े बड़े उद्योग जो स्थापित है वो लेने का काम करते हैं। जब वो महंगा डीजल लेंगे तो जो चीज वो बनाएंगे और जब वो बाजार में आएगी तो स्वाभाविक बात है कि उसकी भरपाई भी आम जन को करनी पड़ेगी। तो सरकार एक हाथ से देने का काम कर रही है और दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है। हालत बद से बदतर है। सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस, सीएनजी और पीएनजी के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि आज स्थिति ये है जो खाद्यान्न की वस्तुएं हैं उनके कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। रेत बजरी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। स्टील और सीमेंट की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। कांग्रेस पार्टी आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण केवल नौटंकी कर रही है, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रही है। इसलिए उनके विभिन्न गुट, कभी कोई धरने में बैठ जा रहा है तो कभी कोई किसी काम को करने में लगा हुआ है, ताकि लगे कि यही सब कुछ कर रहा है, यही बड़ा क्रांतिकारी नेता हो गया है। और ये सब उनका दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की और राज्य की सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है कि जनता पर महंगाई का ज़्यादा बोझ न पड़े, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण कुछ इसमें असर आया है, लेकिन सरकार उस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। और निश्चित रूप से इन 7-8 वर्षों में केंद्र की और राज्य की सरकार ने भी महंगाई को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा। आगे किस तरह से इस पर नियंत्रण रखा जाए उसके लिए उपाय किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस पर इन सभी उपायों का निश्चित रूप से समाज को राहत मिलेगी। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड में जनता की इच्छानुसार काम करना चाहिए। जब तक चुनाव चले तब तक महंगाई नहीं बढ़ी। अब जैसे ही सरकार बनी है वैसे ही महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि जनता को ठगने का काम भाजपा ने किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नितिन जोशी ने कहा कि इस वक्त बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और प्रदेश की जनता ने जो इतना बड़ा
मैंडेट भाजपा को दिया है, तो मुझे लगता है कि जनता ने महंगाई को और बेरोजगारी को नकार के उनको वोट दिया है और इस समय उनकी सरकार बनी है। उनको शुभकामनाएं। जनता की भावनाओं के अनुरूप इस सरकार को काम करना चाहिए। और जो महंगाई एकदम, जो जब तक चुनाव थे महंगाई उन्होंने नहीं बढ़ाई, उन्होंने गैस के दाम नहीं बढ़ाए, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए और उनकी सरकार घोषित हुई 4 राज्यों में, उन्होंने तुरंत हर रोज प्रतिदिन जो है रेट बढ़ाने का काम कर दिया, गैस के, पेट्रोल डीजल के। तो इससे जनता इस समय अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। उनको लगता था कि हम जिस प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं वो सरकार हमारे हितों का ध्यान रखेगी, लेकिन इस सरकार ने उनके हितों का ध्यान नहीं रखा, बल्कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी। और अब जनता इस बात को समझ रही है कि उन्होंने जो वोट देकर के भाजपा की सरकार बनाई है उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। लेकिन हमें 5 साल सड़कों पर उतरना है। सोशल मीडिया या मीडियाओं पर मीम्स के माध्यम से या जो समझदार लोग हैं उनके माध्यम से तो बताया ही जा रहा था। इसमें तो कोई चौंकने वाली बात है नहीं, या ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि भाजपा चुनाव से पहले महंगाई के लिए बड़े बड़े वादे करती है। अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी चीजें महंगाई और इसको बड़ा सीरियसली लेकर हमको वोट कास्ट करने चाहिए। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर वार कर रहा है। चाहे वो सड़क की बात हो या सड़क की, चारों ओर से सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बढ़ती महंगाई से आम जनता की कमर टूटने वाली है। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। तो महंगाई पर जनता परेशान है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस तक के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते जनता में अब महंगाई को लेकर रोष भी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर 10 दिनों के अंदर 9 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जो लगातार सब चीजों पर इसका असर डाल रहे हैं। और हमारे साथ में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई मेहमान होंगे। हमारे साथ में प्रभाकर उनियाल जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, और हमारे साथ में अमरजीत सिंह जी होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कमलकांत जी हमारे साथ में यूकेडी की ओर से जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं, और भागीरथ शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रभाकर उनियाल जी, आप बताइए। तो प्रभाकर उनियाल जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ेंगे, वरिष्ठ नेता हैं। तो प्रभाकर जी, जनता का कितना तेल निकालेंगे आप? देखिए, बहुत सारे जो कारक हैं महंगाई में वो सम्मिलित होते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य हैं वो सम्मिलित होते हैं। जैसे युद्ध की स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच में, उसका भी परिणाम होता है, और मांग और आपूर्ति का जो सिद्धांत है वो भी लागू होता है। दूसरी बात है जो नियमित रूप से बढ़ोतरी, जैसे बैंक में कोई राशि रखेंगे तो बैंक में बढ़ने वाली राशि बढ़ेगी बिना कुछ किए, तो इस प्रकार से वो जो उसको भी ध्यान में रख के वो बढ़ोतरी होती रहती है। तो बहुत सारे कारक होते हैं। सरकार के किसी निर्णय से, सरकार के किसी कदम से महंगाई बढ़ी है तो थोड़ा विचारणीय विषय होता है, लेकिन ये सामान्य तौर पर जैसे वृद्धि की दर होती है, पूंजी की वृद्धि की दर होती है, ये बहुत सारी जो चीजें, उसके हिसाब से तो महंगाई इस प्रकार से नहीं बढ़ रही है कि बहुत त्राही वाली स्थिति हो। सामान्य रूप से जैसे प्रभाकर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए और आपको ये सामान्य स्थिति लग रही है? क्या 10 दिनों में 9 बार जो इजाफा होता है बैंक में रखे, आपने इसी से शुरुआत की ना, इसलिए आपको इसी पर मैं पूछूंगी आपसे, क्या जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, क्या 10 दिनों में 9 बार उसमें जो ब्याज दर होता है वो बढ़ जाता है? क्या ये सामान्य लग रहा है आपको? देखिए, जो मैंने बात कही है, मैंने उन कारक की बात की है कि कौन कौन से कारक इसमें काम करते हैं महंगाई पर। कोई एक बात से, सरकार के किसी एक निर्णय से महंगाई बढ़ रही है ऐसा नहीं। ये और दूसरी बात है, अच्छा, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है कि महंगाई बढ़ रही है? अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से नियंत्रण होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो पूरे विश्व भर के दाम बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि सरकार के निर्णय से दाम बढ़ रहे हैं या सरकार किसी बाध्य होकर के दाम बढ़ा रही है। सरकार तो जनहित में काम कर रही है।
ठीक है, ये जनहित का काम है। सरकार, अभी आप कह रहे हैं कि सरकार की वजह से दाम नहीं बढ़ते, इसके लिए कोई और कारण होते हैं। तो महंगाई पर आपने चुनाव से ठीक पहले हमने देखा था ना, 5 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई। क्यों की गई थी? क्योंकि चुनाव था, 5 राज्यों को जीतना था, इस वजह से। और अब चुनाव खत्म होने 137 दिनों का अंतराल क्यों? आप जो कह रहे हैं ना, आप इस पर ही घेरे जा सकते हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि एक सामान्य तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। आपको यह सामान्य लगता है? 137 दिनों तक पेट्रोल में एक भी पैसे का इजाफा नहीं होता है, और ठीक चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही यहां पर लगातार वृद्धि हो रही है। 10 दिनों में 9 बार। आपको यह सामान्य लग रहा है? और आप कह रहे हैं कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार वहां पर जिम्मेदार होती है जब 5 रुपए घटा देती है, ताकि जनता ये सोचे कि हमने पेट्रोल के दाम घटा दिए, और 137 दिन तक बढ़ने भी नहीं देती। आपको नहीं लगता इसमें आपकी कोई कमी है? आचार संहिता लागू होने से पहले जो भी कल्याणकारी कार्य सरकार ने किए वो सरकार कर रही थी। आचार संहिता होने के बाद, परिस्थिति लागू होने के बाद परिस्थिति बदल जाती है। बहुत सारे निर्णय अगर सरकार को सस्ता करेगी तो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। ये बहुत सारी बातें तो आप कर दीजिए ना। आप कौन सी आचार संहिता लगी हुई है? आप क्यों नहीं कर रहे? अब तो 137 दिन जैसे ही पूरे में नतीजे आ गए, अब लगातार हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। खैर, आप जो कह रहे हैं ना, आपकी एक भी बात बिल्कुल सही नहीं निकल कर सामने आ पा रही, क्योंकि जनता महंगाई से परेशान है। कांग्रेस से अमरजीत जी हमारे साथ में। अमरजीत जी, आप बताइए, कांग्रेस लगातार महंगाई के मुद्दे को जो है वो भुना रही है और खूब कसके वो हल्ला बोल भी कर रही है। बताइए, आप क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है? क्योंकि 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम और रसोई गैस में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। देखिए गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी जो ये महंगाई के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरी है, ये मुद्दों को भुना नहीं रही है। हमारा काम जनता को जागरूक करना है। हम लगातार जनता को जागरूक करते आज भी आए हैं, पहले भी हम लगातार जनता को जागरूक करते रहे। नहीं अमरजीत जी, ठीक है, आज महंगाई, अमरजीत जी आज ठीक है महंगाई पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को घेर कर कमबैक करना चाहती है। गरिमा जी, अब कौन से चुनाव आज की तारीख में मुझे है जो कमबैक करना चाहती है? मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी कांग्रेस इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ती रही और जनता के मुद्दे उठाती रही। चुनाव में भी हमारा मैनिफेस्टो में भी यही था कि हम जनता के बीच में, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी, उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह तुष्टीकरण की राजनीति और ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस्म की राजनीति हमने करने का प्रयास नहीं किया। अब इधर से जो है प्रभाकर जी कह रहे हैं ये इसके कारक अलग है। अब इनसे पूछिएगा कि जिस प्रकार से आप ही ने सवाल किया, इनसे 137 दिन पहले कौन से ऐसे कारण बने कि आपने लगातार अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई? अचानक ऐसा क्या हो गया कि 10 दिनों में लगातार 9 दिन पेट्रोलों की कीमत बढ़ती गई, बिजली के दाम बढ़ गए, यहाँ पानी के दाम बढ़ गए, किस प्रकार से दालें सब्जियां महंगी हो गई? इनसे पूछे इससे पहले कहां तक सोए हुए थे? ये कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आचार संहिता के कारण नहीं बढ़ाए गए। आचार संहिता प्रदेश को लेकर के ये दाम नहीं बढ़ने थे, ये दाम केंद्र सरकार बढ़ा रही थी। इसका आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। इनको चुनाव जीतना था और जनता के बीच में ये दिखाना था कि हमने दामों को कंट्रोल में रखा। अब चुनाव ये जीत गए, ये अपनी मदमस्त हो गए ये चुनाव जीत करके। अब ये जनता का बना रहे हैं मूर्ख और जनता के साथ किया इन्होंने धोखा। इस धोखे के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। हम 2 और 5 तारीख को फिर जाएंगे, 7 तारीख को जनता को फिर चेताने का काम करेंगे। हम लगातार जनता से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कतई जनहित की मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं करती। इनको केवल और केवल कुछ पूंजीपतियों की जेबें भरनी होती है, उन्हीं के कारण काम हो रहा है। कोई ऐसा दुनिया में काम नहीं हो गया कि अचानक रेट बढ़ गए। ये रेट तो अगर बढ़ रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे। आज भी जो अगर पेट्रोल की बात करो तो जो दुनिया भर का पेट्रोल का दाम का रेट है, प्रति बैरल जो डॉलर का रेट है, आज से 8-9 साल पहले भी यही रेट था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने यही डीजल पेट्रोल जो है, पेट्रोल की कीमत लगभग 65 से 70 रुपए लीटर मिलती थी। आज उतने ही डॉलर जो बैरल का रेट है, उसी मुकाबले में आज 100 पार हो चुका है। किस प्रकार की राजनीति की बात कर रहे हैं? कौन से आंकड़े ला करके दे रहे हैं उनियाल जी? थोड़ा सा जनता पर तरस खाइए। इस प्रकार से लूट खसूट के धंधे बंद करिए। बहुत जनता को लूट लिया आपने और पूंजीपतियों की जेबों को भरने का काम किया है। थोड़ा जनहित की बात भी कीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल जनहित की बात होनी चाहिए। कमलकांत जी, आप बताइए, जनता की कमर टूट रही है महंगाई से, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? क्योंकि बताइए आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे उनियाल जी अभी बोल रहे थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े हैं, हाँ। मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दाम नहीं बढ़े हैं। और जहां तक कि वो बोल रहे थे कि यूक्रेन से और क्या कहते हैं रशिया का, रूस से हमारा तेल आ रहा है, यूक्रेन से ऐसा कहीं भी हम मेरे ख्याल से कोई तेल नहीं खरीदते थे। और जहां
तक हमारे जो ऑयल खरीदते हैं वो 7-8 देशों से खरीदते हैं, और आदमी जो खरीदता है तो वो और भी ऑप्शन देखता है। तो ऐसा कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसा कोई परेशानी नहीं आई है, झूठ बोल रहे हैं। दूसरा ये है कि ये चुनाव के से पहले इन्होंने जिस तरह के वादे किए कि हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो झूठ बोल रहे हैं। पेट्रोल के दाम लगातार, पेट्रोल ही नहीं डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, महंगाई चरम पर है, जनता बिल्कुल पस्त हो चुकी है। इस तरह से लगातार बढ़ने से आप देखिए हर रोज 80 पैसे 90 पैसे 7 दिन हो गए। अब ये मुझे नहीं लग रहा कि अब ये रुकेगा, लगातार रहेगा। और ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये 60 लाख लोगों पर जो कार्ड धारक हैं, जो कि राशन कार्ड धारक हैं, खासतौर से उनकी इकोनॉमी पर बहुत पड़ेगा। और ये पूरी तरह से जिस तरह से दिख रहा है कि इससे बढ़ने से महंगाई, सब्जियां के रेट भी 100-150 रुपए किलो हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो जनता तो बहुत ज्यादा परेशान है इनसे। बिल्कुल, यानी जनता परेशान है क्योंकि जनता पर ही इसका सीधा असर पड़ रहा है। भगीरथ शर्मा जी हमारे साथ में। भगीरथ जी, आप बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, अभी सुना आपने उनियाल साहब को, वो कह रहे हैं कि ये सामान्य तरीका, आपको लगता है ये सामान्य है? 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, रसोई गैस 1000 के पार है। भगीरथ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें। जी, प्रभाकर उनियाल जी ही बैंक के उच्च अधिकारी रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि वो इकोनॉमी को, अर्थशास्त्र को, और जैसा वो कह भी रहे थे, मांग और पूर्ति का भी सिद्धांत बता रहे थे। लेकिन जिस देश में लाख लोग सरकारी राशन पीडीएस प्रणाली पर डिपेंड हो, 80 करोड़ लोग, तो उस देश में अगर पेट्रोल डीजल के दाम भगीरथ जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस प्रकार जी भगीरथ जी, जो पीडीएस प्रणाली पर जो 80 करोड़ लोग देश के डिपेंड हैं, तो उन पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मानना मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा नासमझी की बात होगी। और आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों में जो क्रूड ऑयल है, कोई बहुत आसमान नहीं छुआ है, करीब 27-28% उसमें गिरावट भी आई है। उसके बावजूद हमारे यहाँ फूल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए। और ये बात सच है कि हमारे देश में विभिन्न तबके के लोग हैं, उसमें बहुत गरीब तबका भी है, मजदूर वर्ग है, और निम्न मध्यम वर्ग है, मध्य वर्ग है, और एक ऐसा भी है कि जो बहुत उच्च वर्ग है उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जो महंगाई की मार जो पड़ रही है, हम लोग देखते हैं, लोगों का दर्द सुनते हैं, और जिस प्रकार से उनको अब भरपेट भोजन नहीं बन पा रहा है, तो बड़ी चिंता की विषय है। और जब फ्यूल के दाम बढ़ते हैं, खासकर डीजल के, तो सब जानते हैं कि इसका असर सीधे परिवहन पर पड़ता है, ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर पड़ता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप देखिए, कोड में खास ये है कि एक तरफ तो फ्यूल के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, दूसरी तरफ जो आपका जो टोल प्लाजा है, बिल्कुल बिल्कुल उनकी तरह बढ़ा दी गई है। ये आटे में नमक छिड़कने जैसा। मैं ये समझता हूँ कि जो परिवहन सेवाएं हैं, और जिससे खाद्यान्नों की, जो जरूरी चीजों की एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन होता है, तो वो तो और महंगा होने वाला है। ये तो मैं समझता हूँ अभी बहुत शुरुआती वो है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं सीधा असर महंगाई का जनता पर ही पड़ने वाला है। देखिए, महंगाई जनता पर बुरा असर डाल रही है, महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रखी हुई। इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर,
खुशबू अपनेपन की ढूंढता दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। कमरतोड़ महंगाई को लेकर हम बात करें। हमारे साथ में कई मेहमान मौजूद हैं। नितिन जोशी जी हमारे साथ में अभी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके साथ ही शुरुआत करते हैं। नितिन जी, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इस बढ़ती महंगाई का, क्योंकि लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में वृद्धि। मैम, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी नितिन जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। मैम, निश्चित तौर पर जो भी सरकारें विराजमान हैं, हम उन्हीं को दोषी मानेंगे। और भाजपा और महंगाई का तो हम बोलते हैं ना कि एक दूसरे का ऐसा साथ है कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब जब भाजपा आई है तब तब महंगाई को साथ में लेकर आई है। अभी भाजपा के प्रवक्ता, मैं उनको नाम से नहीं जानता क्योंकि मैं बाद में डिबेट में जुड़ा हूं। उनियाल साहब हमारे साथ। उनियाल सर अभी एक बात कह रहे थे कि कच्चे तेल की कीमतें, बहुत अच्छी बात बोली है सर। आपसे पहले भी एक प्रवक्ता कुछ समय पहले एक डिबेट में मैंने उनसे बात रखी थी, बड़े प्रवक्ता हैं आपकी पार्टी के, उनसे बल्कि मैंने ये बात कही थी कि चलो अगर आप कच्चे तेल को दोषी मानते हो तो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ये तमाम न्यूज चैनल्स, तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में जमकर चला था कि ऐसा हमने पहली बार देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम कम हुए, पर उसके बाद भी हमारे जो देश में पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ाई गई। और तब उसमें ये कहा गया था कि इसको मैं वर्ड्स भूल रहा हूं कि एक स्टेटमेंट भाजपा की तरफ से आया था कि इसको कुछ वेलफेयर में लगाया जाएगा जो फंड इकट्ठा किया जा रहा है। तो इस तरह की बचकाने बयान आप लोग तब दे देते हैं जब कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं, और आज आप पूरा ठीकरा कच्चे तेल पर फोड़ रहे हैं। अरे इंटरनेशनल मार्केट तय करता है पेट्रोल, बिजली तो आप तय करते हैं या वो भी इंटरनेशनल मार्केट से तय होके आती है सर? नहीं, सबसे बड़ी बात, अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम करना आपके हाथों में है, कितना भी है, और कई बार तो प्रवक्ता ये भी कह देते हैं कि केंद्र सरकार की पूरी गलती नहीं है बल्कि राज्य सरकारें भी, क्योंकि अगर दिल्ली में रेट अलग है, मुंबई में अलग है, तो इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। लेकिन कई राज्यों में तो आपकी सरकार है ना। अभी 5 राज्यों के चुनाव थे, उससे पहले 5 रुपए तक कम करना, बड़ा असर इस पर जनता का हुआ। तो क्या जनता के माइंडसेट को बदलने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं? प्रभाकर जी, अभी भगीरथ जी भी यहाँ पर बड़ी बातें कह रहे थे कि न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि टोल टैक्स में 10% से ज्यादा वृद्धि की बात यहां पर कही, जो 10 से लेकर 50% तक। तो ऐसे में परिवहन अगर महंगा होगा, सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? किचन पर पड़ता है, महिलाओं पर पड़ता है। कितनी ज्यादा महंगाई आखिर और बढ़ेगी, कब ये रुकेगी? क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी पर कभी बीजेपी बात नहीं करती है। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी पर बीजेपी कभी बात नहीं करती, ऐसा नहीं है, ऐसा ये आरोपित नहीं है। लेकिन हाँ, विषय पर चर्चा में मैं जो आपके बिंदु उठाए उन पर मैं बात करूंगा। हाँ। देखिए, ये महंगाई किसी को अच्छी नहीं लगती कि महंगाई कोई शौक से बढ़ाता है। ये जो परिस्थितियां होती हैं, बाध्यकारी परिस्थितियां होती हैं ऐसी, तो इस प्रकार से, क्योंकि देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, देश को गुमराह करने के लिए नहीं करने चाहिए ना। 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को अभी 5 महीने और राशन देना है। पैसा कहीं से तो चाहिए। अच्छा, प्रभाकर जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रभाकर जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी का पक्ष किस तरह से रख रहे हैं? पहली बात तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कैसे? आप अपने देश को कितना और गरीब दर्शाएंगे ये बताकर कि आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं? प्रभाकर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले तो अनम्यूट करें। लोगों को वैक्सीनेशन हुआ,
हाँ। पैसा कहीं से तो आया है। तो कोरोना के लिए कितना फंड आया, इसकी जानकारी देने में क्यों शर्माती है? कोरोना के लिए कितना फंड आया? कोरोना के लिए कितना फंड आया? आपने वैक्सीनेशन दिया खूब चुनाव में। प्रभाकर जी और उसके लिए पूल का फंड है। जब पहले ये होता था कि कमी बेसी होती थी तो उस ऑयल पूल में से, ऑयल फंड में से पैसे का एडजस्ट कर लेते थे। प्रभाकर जी, आप क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हैं? कम से कम आप ये तो सोचिए, आप कह रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन हमने लगवाया। अरे वैक्सीन के लिए फंड आपके पास कितना है, आपको ये नहीं पता है? उनकी नीलामी बंद होनी चाहिए, उत्पादकता बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाइए, उस दिशा में कोई काम हो ताकि उत्पादन बढ़े तो कम उससे रोजगार भी बढ़ेगा। तेल की जो क्षमता है कितना बढ़ाया जा सकता है? टोल टैक्स के दाम क्यों बढ़ा दिए? टोल टैक्स के दाम क्यों बढ़ा दिए? प्रभाकर जी, टोल टैक्स में वृद्धि क्यों हुई है? उसमें बढ़ाइए। ये सुझाव है, ये मैं कोई राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी सर। एग्रीकल्चर सेक्टर को उसको फोकस करना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं, वेजिटेबल्स की दिशा में और कुछ अलग से किया जा सकता है, क्लस्टर बनाए जा सकते हैं और उद्योग का जो सेक्टर है उसमें भी आवश्यकता है, परिवहन का सेक्टर है उसमें भी आवश्यकता है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं इकोनॉमी को जो आपने कहा कि इकोनॉमी के लिए दरें बढ़ाना, मूल्य बढ़ाना, वो भी और इसीलिए देश इकोनॉमी में सुधार नहीं होगा। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कितना काम किया आपकी सरकार ने? टूरिज्म के लिए क्या नए कदम उठाए आपकी सरकार ने? सरकार आपकी 3 असर जनता ने बताइए। प्रभाकर जी एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। नितिन जी आपके पास आएंगे, आज सबसे ज्यादा हम प्रभाकर जी को ही ले रहे हैं क्योंकि प्रभाकर जी एक तो जवाब नहीं दे पा रहे। प्रभाकर जी, आप जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं ना, वाकई में ये बिल्कुल भी मान्य कम से कम नहीं है। कम से कम ये वजह तो वाकई में नहीं है। नहीं, एक्सक्यूजेज ऐसा नहीं भाई, आपके संतुष्ट एक्सक्यूज नहीं, जो वास्तविक एक्सक्यूज हैं, जो वास्तविक कारण है, मुझे वो बोलने हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने जो बोल दिया अब मैं इसी पर आप से आज मैं और मेहमानों को ले नहीं पा रही हूँ क्योंकि आप सही से जवाब नहीं दे पा रहे। प्रभाकर जी आपसे सवाल करूंगी और सीधा जवाब दीजिएगा। तो जो वास्तविकता है मेरा काम उसको सामने रखना है, संतुष्ट करना नहीं है। ये वास्तविकता कैसे हो सकती है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? जनता ने जनादेश दिया है और जनता ने सोच समझ कर जनादेश दिया है। लेकिन जनता पर ही इस तरह से महंगाई की मार डाल रहे हैं ना। हम भी तो जनता की बात कर रहे हैं ना कि जनता ने आपको मैंडेट दिया और मैंडेट देते ही आप 137 दिन बाद बदल गए, आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप पेट्रोल डीजल पर ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय उस पर असर पड़ता है, इस वजह से आप पेट्रोल डीजल में आपका कोई रोल नहीं है। अच्छा बताइए फिर 5 रुपए आपने कम कैसे कर दिए थे? और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी ऐसे कम होगी, आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दाल चावल देते रहेंगे और उससे आपको लगता है कि इकोनॉमी मुफ्त बढ़ जाएगी? पेट्रोल डीजल के दाम आप बढ़ा दो और बीपीएल के जो लोग हैं आप उनको राशन दे रहे हो, इसका मतलब आप बाकी की जनता से इस तरह से पैसे निकालोगे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दोगे, टोल के दाम बढ़ा दोगे, रसोई गैस के दाम बढ़ा दोगे। क्या जिसको आप राशन दे रहे हो ये क्या खाना घर में पकाएगा नहीं? क्या ये 1000 रुपए का सिलेंडर लेने के वाकई में काबिल है? आपको लगता है 1000 रुपए उसके पास है? अगर होते तो फिर वो आपके पास मुफ्त राशन लेने क्यों आता? इसका जवाब बताइए आप। देखिए, मैंने महंगाई को कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया है कि महंगाई बढ़नी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं कहा मैंने। आप जबरदस्ती मेरी बात बंद करिए। महंगाई बढ़ना ठीक किसी को अच्छा नहीं लगता, ये मैंने बात कहा है। महंगाई की बात यह है कि लेकिन जो बाध्यकारी परिस्थितियां होती हैं महंगाई के पीछे, मैंने प्रारंभ में कहा था बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे जो कारक हैं उन कारकों के कारण सरकार को बाध्य होना पड़ता है। सरकार ऐसा वायदा नहीं कर सकती हम कभी महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, हम 5 साल तक बिल्कुल महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, कोई सरकार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए वो वायदा खिलाफी और इस तरह के लफ्ज ठीक नहीं है इस मामले में। सरकार को ये ठीक है कि उस जैसी परिस्थितियां जिस समय है वैसा निर्णय लेना होता है। ठीक है प्रभाकर जी, आप अपनी बात कर चुके हैं। हाँ प्रभाकर जी, आपने कहा ना कि सरकार के सामने बाध्यता हो जाती है, लेकिन प्रभाकर जी सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी बहुत लंबे 1 साल 2 साल नहीं हो गए महंगाई बढ़े हुए। महज चुनाव के नतीजे आते ही, मुझे याद है कि मैं खुद देख रही थी, कई बार लोग ये कह रहे थे कि चुनाव जब नतीजे 10 मार्च को आने वाले तो लोग कहते कि पेट्रोल भरा कर रख लीजिए क्योंकि अब नतीजे आने के बाद में दाम बढ़ जाएंगे, यानी जनता को भी आभास हो गया था। प्रभाकर जी, आपकी विपक्षी दल सारे कह रहे थे कि विपक्षी दल नहीं, मैं जनता की बात कर रही हूँ। आज असर सिर्फ विपक्षी दलों पर महंगाई का नहीं पड़ता है, जनता पर इसका असर पड़ता है। और महंगाई अच्छी, आप कह रहे हैं सरकार के पास स्थितियां होती हैं। सर
नवनीत जी के माफ कीजिएगा, अमरजीत जी के पास चलते हैं, कांग्रेस से हैं। अमरजीत जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर उनियाल साहब लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सरकार के पास कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती कि सरकार को महंगाई बढ़ानी पड़ती। इस पर आपसे हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीजल की मूल्य वृद्धि, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम कमरतोड़ महंगाई को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अमरजीत जी हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से। अमरजीत जी बताइए, आपने सुना यहाँ पर उनियाल साहब कई बड़ी वजह दे रहे हैं महंगाई बढ़ने की, आपको लगता है ये सारी वजह है? नहीं, उनियाल जी तो केवल आज मुझे लग रहा है डिबेट में आए हैं, केवल झूठ बोलने के लिए आए हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। बेतुके जो कांग्रेस की कोई महंगाई नहीं बढ़ाई, उनियाल जी कोई महंगाई नहीं बढ़ी क्या? बोल रहे थे, मैं बिल्कुल 1947 की रेट थी क्या? उनियाल जी जब मैं की रेट पर बैठ, उनियाल जी सुन लीजिए, मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बात बोलना ना मेरा पेशा है ना मेरा शौक है। सुनिए, आप सिर्फ सामने रखने के लिए बैठा हूँ। हाँ सुनिए, आपको गाली देने का शौक है, बात अलग है, कुछ भी मुंह में आए बोल दीजिए। आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है जो आप बोल रहे हैं। अरे आपका चाल, आप तो सिख हैं, जनता के साथ धोखा करना, मैं ये बता रहा हूँ, आपके मन में प्रमाण दे रहा हूँ। कांग्रेस का गद्दार मैं कश्मीर फाइल देख लीजिए, आप कैसे अधिकार भाइयों की बातों पर रोटी नहीं जम्मू कश्मीर और इस किस्म की बातें करते हैं। कहाँ ले आए आप डिबेट को सर? आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं? डिबेट में विषय पर रहिए ना। बिल्कुल। तो इस बीच आपको बता दें कि लखनऊ से सीधी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री बैठक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर बैठक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्यों के साथ यहां पर बैठक हो रही है और आप देख पा रहे हैं यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं और साथ ही स्वतंत्र देव सिंह की भी मौजूदगी नजर आ रही है। बैठक की शुरुआत हो रही है। वर्चुअल माध्यम से संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीर आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर वर्चुअल माध्यम से संवाद कर रहे हैं सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है और स्वतंत्र देव सिंह भी कैबिनेट मंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम योगी मौजूद और सीएम योगी का संवाद बीजेपी कार्यालय में होगा लखनऊ से। फिलहाल ये बड़ी जानकारी और सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। वर्चुअल संवाद की शुरुआत यहां पर होगी। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्यों के साथ में संवाद करेंगे। वर्चुअली संवाद के लिए जोड़ेंगे योगी आदित्यनाथ और डीडीसी सदस्यों से भी संवाद कर रहे हैं सीएम योगी।
तो वर्चुअल माध्यम से संवाद कर रहे हैं सीएम योगी और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए ये सभी मेंबर्स यहां पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठक में शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और डीडीसी के सदस्यों से बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल ये सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 36 एमएलसी के निर्वाचन के संबंध में भी कार्यक्रम और बीजेपी कार्यालय में सीएम योगी के संवाद की शुरुआत हो चुकी है और वर्चुअल संवाद शुरू हो चुका है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का वर्चुअल संवाद शुरू हुआ। बीडीसी मेंबर और जिला पंचायत सदस्यों के साथ में वर्चुअल संवाद की शुरुआत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो डीडीसी से बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और फिलहाल ये सीधी तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में ही मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअल संवाद यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से फिलहाल ये बड़ी खबर और सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। वर्चुअली संवाद कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और देवभूमि के दंगल में आज हम लगातार बात कर रहे हैं कमरतोड़ महंगाई को लेकर। हमारे साथ में मेहमान लगातार बने हुए हैं। जी अमीरजीत जी, आप क्या कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि उन्हें जिस प्रकार से अति उत्तेजित होकर सुनने की मादत भी रखिए आपसे हकीकत। अगर आप ये कहेंगे कि मैं झूठ बोलने बैठा हूं, ठीक है प्रभाकर जी, हो गया। प्रभाकर जी, राजनीतिक तौर पर प्रवक्ता एक दूसरे पर इस तरह की बातें बोलते हैं। अभी आपने भी बोला ना कि आप करना चाह रहा हूँ। प्रभाकर जी बात करेंगे तो मुझे प्रतिवाद करने का पूरा अधिकार है। पूरा अधिकार है आपका। मर्यादा बनाए रखिए, मैं भी उस मर्यादा का पालन करूंगा। लेकिन आप चेहरे पर बोल देना। प्रभाकर जी मर्यादा बनाए हुए प्रभाकर जी, आप उनको बोलने दीजिए, उनकी भी बात सुनने दीजिए ना प्रभाकर जी। सिखों को टायर टांग करके सड़कों पर जलाया गया। बहुत चेहरा है बात है, आप बताइए। कांग्रेस का चेहरा बहुत बदनुमा है। मैं बार बार कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हर बात में ध्रुवीकरण मर्यादा में ऐसी बातें मत करने दें। आप कभी विकास की बात कर ही नहीं सकते। आपके पास विकास, आपने विकास किया क्या? हम बात कर रहे हैं सिखों को सड़कों पर मारना विकास था, तुलसी को भगाना विकास था, एंडरसन को भगाना विकास था, ये आपका विकास है। इमरजेंसी लगाना विकास था। प्रभाकर जी अभी महंगाई पर बात कर ले हम, अभी महंगाई पर बात कर ले हम। कांग्रेस ने क्या किया इस पर हम आपसे उनियाल जी जवाब नहीं मांग रहे। कांग्रेस ने किया होता तो जनता आपको मैंडेट नहीं देती ना। आज जवाबदेही आपकी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है आज? तो मैं प्रतिवाद करूंगा, पुरजोर प्रतिवाद। बिल्कुल आप करिए, लेकिन यहाँ पर वो आपको व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं। एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वो आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए आप इसको व्यक्तिगत मत लीजिए। अगर उन्होंने आपको झूठ बोलने को बोला तो झूठ लेकर व्यक्ति का चरित्र होता है, व्यक्ति का एक चरित्र होता है, व्यक्ति की एक। लेकिन आप यहाँ पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं ना, तो पार्टियों के प्रवक्ता एक दूसरे पर इस तरह की बातें करते हैं। प्लीज इस कॉन्वर्सेशन को कहीं और लेकर मत जाइए प्लीज। 500 के लगभग डिबेट में रह चुका हूँ, कोई ऐसा नहीं किसी ने बोला कि आप झूठ बोलने बैठे। तो आप सुनने को तैयार नहीं है। आपने अभी तक सुना मैंने क्या कहा आपसे? ठीक है प्रभाकर जी प्लीज, अब वो नहीं बोल रहे हैं ना। अमरजीत जी को उनका पक्ष रखने दीजिए। अमरजीत जी अपनी बात पूरी करिए। अपनी बात शांतिपूर्वक रखिए, कोई समस्या नहीं। हाँ बिल्कुल प्रभाकर जी। अमरजीत जी अपनी बात पूरी करिए। गरिमा जी आप ये देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी 2008 के बाद एकदम महंगाई बढ़ी, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। और पूरा केवल भारत देश पूरी दुनिया में ऐसा था जो कि महंगाई को कंट्रोल करने में रिसेशन के दौर में ये कहा जाता है भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जहां दुनिया भर में रिसेशन आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उस दौर से भी जो है देश को बाहर निकाला। और उसके बाद बताऊं, जब आप देखिए 2008 के बाद से लेकर जिस प्रकार से पेट्रोलों के दामों की वृद्धि हुई, यही यूपीए की सरकार थी जब $140 प्रति बैरल डीजल खरीदना पड़ रहा था, पेट्रोल खरीदना पड़ रहा था, कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा था। तब भारत में 70 रुपए तक देने का काम किया और सब्सिडी दी लोगों को, ताकि लोगों तक परेशानी ना पहुंचे, रेट दाम कंट्रोल में रहे, महंगाई कंट्रोल में रहे। उसके बाद जब अभी जितना जो टैक्स लिया 2014 तक यूपीए सरकार ने पेट्रोल पदार्थों से, आप समझिए 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष लिया। और कुल मिलाकर के 2014 से लेकर के अगर आप 2021 तक की बात करें
तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 लाख करोड़ रुपया टैक्स केवल और केवल पेट्रोल डीजल से वसूला है जनता की जेब से। और अभी महानुभाव हमारे कह रहे थे उनियाल जी कि हमने उसके बदले में जनता को राशन देने का काम किया है। 2020 जब कोरोना काल आया देश में, जब से ये खाद्यान्न की योजना लागू हुई है, तब से लेकर जो आने वाला जो सितंबर है तब तक की योजना में कितने का राशन जाएगा मैं आपको बताऊं, मात्र 1 लाख करोड़ रुपए का राशन 80 करोड़ जनता को जाना है। सवाल ये भी नहीं अमरजीत जी, सवाल ये भी नहीं कि कितने करोड़ का जाएगा। आपने चुनावों के दौरान बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम कहां से करेंगे ये क्यों नहीं बताते? आप राशन देने की जिस वक्त घोषणा कर रहे थे उस वक्त आपको ये बताना चाहिए था कि जब हम राशन देंगे तो हम पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ा देंगे क्योंकि हमें आपसे ही पैसे निकालने। ये भी बताते ना आप चुनाव से पहले, तब पता चलता कि जनता आपको कितना पसंद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को देने का काम किया चुटकी भर, और दोनों हाथों से पैसा बटोरने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज हम डिबेट महंगाई पर कर रहे हैं, पेट्रोल के दामों पर को लेकर कर रहे हैं। बिल्कुल आप ये देखिए, ये खनन माफिया लोग हैं, ये रेत माफिया, रेत के दाम बढ़ गए हैं। आपको अगर आपको मालूम हो तो रेत के दाम बढ़ गए हैं। सरिया जो 3,500 रुपए क्विंटल वो करता था, आज 8,500 रुपए क्विंटल सरिया हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे आपको किस प्रकार से टोल प्लाजा का रेट बढ़ गया। कि महंगाई एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से जनता को मारने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जनहित की बात कोई नहीं कर रही, ये बेतुके कारक बता करके। और बिल्कुल अमरजीत जी, बिल्कुल अमरजीत जी, जनहित में कम से कम ये सब चीजें नजर तो नहीं आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात ना इससे जनहित हो पा रहा है। उनियाल साहब लगातार कह रहे हैं कि महंगाई किसी को पसंद नहीं होती, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन महंगाई बढ़ाना भी किसी को पसंद नहीं होना चाहिए, वो भले ही कोई भी कारण हो। क्योंकि आप बातें तो ये करते कि महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, लेकिन जैसे ही आपको सत्ता मिल गई, मैंडेट मिल गया, तो अब आप लगातार महंगाई आसमान छूती जा रही है। नितिन जी आप बताइए, अभी आपने सुना उनियाल साहब ने कई वजह दी है महंगाई बढ़ने की, आपको लगता है ये सारी वजह होनी चाहिए? दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा तेल महंगा है पूरे दुनिया में। नितिन जी आप बताइए, और यहाँ तो सिर्फ तेल, रही बात तेल की, तो सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि रसोई गैस वाले तेल की आप देख लीजिए। आप महंगाई को लेकर कहते थे, आम आदमी, गरीब आदमी, जो एक मजदूर व्यक्ति है, जो महज 300-400 रुपए की मजदूरी करके घर आता है, वो कैसे तेल की शीशी ले पाएगा जो 200 रुपए लीटर बिक रहा है? नवीन जी, नितिन जी माफ कीजिएगा, नितिन जी। जी नहीं मैम, बिल्कुल आपने सही कहा है। और देखा ना आपने किस तरह से ये लोग डिबेट का रास्ता बदलने का काम करते हैं। और ये आज कोई नई डिबेट नहीं है, सब डिबेट्स में इन लोगों के पास ये ही एजेंडा है कि जहां महंगाई की बात हो, पतली गली से हम दूसरे रास्ते की तरफ डिबेट को जा लें। अरे भाई, जनता ने आपको मैंडेट दिया, और ऐसा मैंडेट दिया है कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास मैंडेट है, कोई ब्लैकमेलिंग की स्थिति नहीं है। आज भी अगर आपको हमारे एक सिख प्रवक्ता को देखकर महंगाई की बात को मोड़कर उस पुरानी चीजों पर जाना पड़ रहा है, तो ये आपका फेलियर है ना सर। और एक्सेप्ट कीजिए ना सर, कहिए। हम इसलिए सीना ठोक कर ये कहते हैं कि हमारी सरकार दिल्ली में है। देखिए ना, सुबह उठने से रात तक जो आदमी मूलभूत सुविधाएं जो इस्तेमाल करता है, उसमें हम कहीं ना कहीं सब्सिडी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्री दे रहे हैं। उत्तराखंड में सुपड़ा साफ हो गया, दिल्ली की बात यहाँ पर कर रहे हो। उत्तराखंड में सुपड़ा साफ हो गया, बिल्कुल हो गया। मैंने एक मिनट जवाब दूंगा, अमरदीप भाई एक मिनट में जवाब दे दूं। बिल्कुल हो गया। और हमारा ऐसा सुपड़ा साफ हुआ कि हमारी कई जगह पे जमानतें जब्त हो गई। हमारा ऐसा सुपड़ा साफ हुआ कि हमें 0 सीट मिली वोट का। कैसी बात सही, साफ हुआ, हमें 0 सीट मिली। हमारा ऐसा सुपड़ा साफ हुआ कि हमारी जमानतें जब्त हो गई। उत्तराखंड के लोगों ने दिल्ली मैंडेट मिला है, आपको दिल्ली मॉडल पसंद क्या उत्तराखंड के लोगों ने? बिल्कुल प्रभाकर जी आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। और आज देखिए नितिन जी भी यही कह रहे हैं कि हाँ हमारा सुपड़ा साफ हो गया, हमको 0 सीट्स मिली, हमारा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए तो सवाल हम सबसे ज्यादा आपसे कर रहे हैं, और कोई वजह थोड़ी ना है। आप बताइए, आप पर विश्वास जताया, महंगा कर दिया खाने। आपको तो जनता ने मैंडेट देके सर माथे पे बैठाया ना सर। आपने क्या तोहफा दिया? वाह, क्या आपने बात कही कि जनता को राशन देना पड़ता है इसलिए पेट्रोल महंगा कर दिया। क्या कह रहे हैं सर आप? किस तरह से बचेंगे? भैया अपने कान में तेल डाल लीजिए, अपने कान में तेल डाल लीजिए। जो मैंने नहीं कहा, अगर उसको ऐसे जोड़ेंगे तो आपने नहीं कहा प्रभाकर जी, अभी आपने कहा ना कि इतनी सारी जनता को हमें राशन देना है, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे? में बैठे हैं ना सर, सबसे पूछिए आपने क्या कहा।
ठीक है, ठीक है। कमलकांत जी को लेते हैं, और भी मेहमान हैं, उनकी भी राय हम सबकी जानेंगे। कमलकांत जी, आप बताइए, यहाँ पर आप बताइए, उत्तराखंड में भी महंगाई जो है वो लगातार लोगों की कमर तोड़ रही है। सबसे ज्यादा इसका असर घर में पड़ रहा है, किचन में पड़ रहा है, महिलाएं भी परेशान है। और बता रहे हैं कि इस बार महिलाओं ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है। आधी आबादी इस बार पूरी साथ गई, लेकिन अब कितना असर, कितनी नाराजगी इस आधी आबादी में देखने को मिलेगी? राम के भक्त हैं, हम भी चाहेंगे अगर राम मंदिर बनाने से कमलकांत जी, आप होती है तो कमलकांत जी, नितिन जी आपके पास वापस लौटेंगे। कमलकांत जी बहुत देर से बैठे, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। जी कमलकांत जी, उसको पूरा भी करते हैं। और इस बात में कह दो, गली गली में राम मंदिर बनाइए भाई, गली गली में बनाइए। अगर बेरोजगारी दूर होती है, उनियाल साहब और नितिन जी प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग बोल चुके हैं। कमलकांत जी को सुनने दीजिए। होता है तो गली गली में बना। नितिन जी हम उनसे, वो आप भी बोल चुके और वो भी बोल चुके, प्लीज अब कमलकांत जी को भी सुन लीजिए। जी कमलकांत जी। निहाल जी जब से आए तब से एक तो झूठ बोल रहे हैं और कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। एक तो बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस का, यूक्रेन से कोई, मेरे ख्याल से कोई हमारा तेल नहीं आता, और रूस से तेल ऑलरेडी आ भी रहा है, अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में भी था, और सस्ते दाम में ही आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि महंगाई को, मतलब जिस तरह से इकोनॉमिक को, अर्थव्यवस्था को सुधारना है, तो फिर उसके लिए हमें ये व्यवस्था करनी पड़ रही है, तो जनता पर थोड़ा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने हैं। महंगा, अगर इन चीजों को कंट्रोल करना है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाइए, आप इंश्योरेंस में पॉलिसी ठीक कीजिए और कृषि क्षेत्र को मजबूत कीजिए, तब इकोनॉमी सही होती है। और इन चीजों से ही व्यवस्था बनती है। आप ना सेक्टर में आप जॉब दे पा रहे हैं, तो जब इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो कौन आप पर विश्वास करेगा? और जब से आए, ये जो बड़ी है उत्तराखंड में 60 लाख लोगों, जो 50% उत्तराखंडियों पर प्रभाव पड़ेगा इस महंगाई का, आप तो देख सकते हैं। और ये जो प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, जनता तो त्रस्त हो ही रही है, इससे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पूरा वर्ग इससे परेशान हुआ है। और ये जो प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल, यानी बुरा प्रभाव जो है वो जनता पर पड़ रहा है, और जनता लगातार परेशान होती जा रही है, क्योंकि सीधा असर महंगाई का जनता पर ही पड़ रहा है। और जो वजह उनियाल साहब दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर गरीबों को राशन दिया जाएगा तो पेट्रोल और डीजल के दामों में तो कहीं ना कहीं से तो पैसा निकाला ही जाएगा। इस पर आगे भी बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीजल की मूल्य वृद्धि, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। कमरतोड़ महंगाई को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ती जा रही है। लगातार हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, भगीरथ जी हमारे साथ में। भगीरथ जी, आपने सुना यहाँ पर सभी की प्रतिक्रिया, और सबसे बड़ी बात मुझे ये सबसे यहाँ पर अहम बात निकलकर सामने आई है कि हम जनता को राशन दे रहे हैं तो उसके दाम कहीं ना कहीं से तो आएंगे। प्रभाकर जी, यही आपके शब्द थे ना? मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना? अभी आप कह रहे थे कि मेरे शब्दों को मत मोड़िए। ये कंफर्मेशन पूछा है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा उसमें मैंने एक बात बताई कि ये भी एक काम हो रहा है।
सभी विकास के लिए, सभी योजनाओं के लिए प्रभाकर जी, आप प्रभाकर जी कम से कम ऐसे लाइव डिबेट्स में तो आप अपनी बात से मत पलटिए। पेट्रोल के इसलिए पेट्रोल के बढ़ाए, ऐसा मैंने नहीं कहा। आपने ये कहा ना कि इसका असर, आपने कहा था कहीं से तो आएगा ना। भगीरथ जी आप सुन रहे थे, भगीरथ जी आप हमारे साथ बराबर थे। ठीक है प्रभाकर जी, कोई बात नहीं, हम ठीक है, आप कहना आपने नहीं कहा, कोई बात नहीं, जनता देख रही है पिछले 1 घंटे से आपने क्या कहा और क्या नहीं कहा, इसमें कोई हम कुछ अलग से नहीं लगा देंगे। भगीरथ जी आप जवाब दीजिए, आपने सुना अभी क्या कहा उनियाल साहब ने। कहना चाह रहा हूँ हाँ कि बैंकों के जो रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड थे वो पहले निकाल दिए थे। हाँ। और एनपीए जो था लाखों करोड़ का, उसे माफ कर दिया गया जो बड़े देनदार थे। अब ये अलग बात है कि गांव का कोई किसान जिसने कृषि खेती के लिए 2-4 हजार, 10,000, 20,000 का ऋण लिया हो और वो नहीं दे पाया हो समय पर, तो उसकी आरसी कट जाती है और तहसील के कर्मचारी उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। मैं उत्तराखंड के ऐसे कई जनपदों के उदाहरण बता दूंगा कि जिसमें 2-4, 5,000, 10,000 के देनदारों को जेल डाल दिया गया, लेकिन हजारों करोड़ के देनदार या तो देश से भाग गए और एनपीए की राशि जो बैंकों की थी वो है। उनियाल जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बैंक के उच्च अधिकारी रहे हैं, तो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर भी करता हूँ। बावजूद इसके उनियाल साहब इकोनॉमी को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी अब वो उनियाल जी बहुत अच्छे वक्ता है, स्पोक्स पर्सन नहीं, बिल्कुल अच्छे वक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पार्टी का पक्ष रखने आएंगे तो जो जिम्मेदारियां हैं, जो जवाबदेही है, वो तो बनती है ना। जी वो अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, उन्हें करना भी चाहिए। हाँ। लेकिन जो यथार्थ है, अब मुझे इन्होंने एक बाध्यकारी शब्द प्रयोग किया था कि जो परिस्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और तमाम राष्ट्रीय स्तर की, इसमें क्या बाध्यता है मैडम, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पेट्रोल या डीजल पे जो टैक्स लगता है वो 35-36 रुपए से 40 रुपए सेंट्रल एक्साइज में या स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेज हैं उसमें चला जाता है। तो ये क्यों नहीं हो, इसमें क्या बाध्यता है कि हम उस टैक्सेस सिस्टम को जो बहुत ज्यादा है उसको हम कम करके कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करे, कुछ राज्य सरकारें करें। राज्य सरकार किसी की भी हो, एक लोक कल्याणकारी सरकार का ये कर्तव्य है कि जो सबसे निम्न तबका है वो और उसका परिवार भूखे पेट न सोए, ऐसी व्यवस्था करिए। इकोनॉमी बढ़ानी है, मैं पहले भी कहा कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। आप उन जो 75 साल पहले इस काल में जो देश में जो भी प्रतिष्ठान स्थापित हुए, जो इंडस्ट्रीज लगी, जो बैंकिंग सेक्टर से आप आते हैं, बैंकों का भी मर्जर किया गया, उनको और डेवलप किया जा सकता था, उनको काम करने का और मौका दिया जा सकता था। हाँ। तो हम तो कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, कृषि उत्पादन बढ़ा दीजिए। हाँ। आप निर्यात बढ़ाइए, तो इतना उत्पादन करिए कि उसके लिए आप अपनी इकोनॉमी का वो बढ़ाइए, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन गरीब आदमी के पेट में पूरी रोटी जाए भूख के, उसकी शांत हो, इसका इंतजाम कौन करेगा? आप लोग कल्याणकारी सरकार कहते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि खासकर जो फील्ड में और बहुत जरूरी जो बिल्कुल जरूरी चीजें हैं, उनके दाम जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, ये अच्छा नहीं है सबको। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जनता पर, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, उनियाल साहब, आपको जनता ने मैंडेट दिया है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जनता के लिए कुछ करके दिखाएं। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब सीधा अपने दर्शकों को हम लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संवाद शुरू हो चुका है। अपने अपने क्षेत्रों से विजयी बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो जीतेगा, विजयी होगा, तो वह उस क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन में उठाने के साथ साथ उन समस्याओं का समाधान करने और आपके साथ एक बेहतर संवाद का एक माध्यम भी अपने अपने क्षेत्र में बन पाएगा। हमारे पार्षद होंगे, प्रधान होंगे, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य होंगे, प्रमुख होंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे, मेयर होंगे, ये सभी के साथ संवाद बनाने का एक बेहतर माध्यम ही बनते हैं और वह आपकी बात को सदन में रखने का एक माध्यम और सरकार तक पहुंचाने का भी एक माध्यम बनेंगे। मुझे लगता है जब सरकार एक जैसी विचारधारा की वो प्रदेश में हो, केंद्र में है, इसके साथ ही
अगर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में भी ज़्यादातर में भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं, तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी और जिला पंचायत के मान्य सदस्य भी ज़्यादातर हमारे साथ में हैं, ग्राम प्रधान भी हमारे साथ में हैं। तो आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से विधान परिषद में आए और विधान परिषद में आपके जनपद, आपके क्षेत्र, आपके उस पूरे समग्र विकास के लिए आपका एक प्रतिनिधि बनकर के प्रदेश सरकार के साथ संवाद बनाने के लिए आगे बढ़कर के काम कर सकने में अपना योगदान दे सकें, इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए ही आज मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। मेरी आप सबसे अपील होगी कि 9 अप्रैल को चुनाव है और 9 अप्रैल को महाअष्टमी की तिथि भी है, तो मुझे लगता है कि उसमें हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए देवी मंदिर में हम दर्शन तब करें, पहले अपना मतदान करके फिर माँ देवी जगदम्बा माँ भगवती के दर्शन करने के लिए देवी मंदिर में जाकर के फिर वहाँ पर अपना पूजा अर्चना करें। उस दिन प्रदेश में 9 कन्याओं के पूजन का भी एक विशेष कार्यक्रम होता है, तो हम नवमी और अष्टमी के दिन इस कार्यक्रम की रस्म को भी संपन्न करने की कार्रवाई तत्परांत करें, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रति भी हमारी आस्था को पुष्ट करेगा और साथ साथ हमारी धार्मिक आस्था को भी यह मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देगा। 12 अप्रैल को इसके परिणाम सामने आएंगे और परिणाम में 36 में से 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर के जीते, इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए ही मैं आज विशेष रूप से वर्चुअली आपके साथ जुड़ रहा हूं। मैं एक बार फिर से आप सभी को प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार के गठन में योगदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा कि सरकार को बहुत अच्छे ढंग से चलाने के लिए, देखिए आज के दिन पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जब हम लोग 2017 में चुने गए थे तो हमारी संख्या मात्र 7-8 की थी, यानी 10 से कम, 100 में से 10 से कम हमारे सदस्य थे और कार्य में कितना व्यवधान पैदा होता था आपने देखा होगा। लेकिन आज विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ में है और अगर ये 36 के 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की सीट विधान परिषद में 75 से 80 तक पहुंच जाएगी, यानी एक बड़ी संख्या हमारे पास होगी और प्रदेश के विकास के लिए विधानसभा में भी हमारे पास बहुमत और विधान परिषद में भी हमारे पास बहुमत होगा, तो कोई कार्य रुकेगा नहीं। लोक कल्याण का और प्रदेश के विकास के सभी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल जाएगी और इसी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं कि प्रदेश का विकास जिस तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, इसे हमें अनवरत आगे बढ़ाए रखने में अपना योगदान देना होगा, क्योंकि ये विकास आज के लिए तो यह उज्जवल भविष्य, ये तो आज की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी के उज्जवलमय भविष्य के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसी की नींव रखने के साथ साथ उसको द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रदेश की सरकार को भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन की सरकार को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आज जुड़े हुए जितने भी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और भी अन्य जितने भी गणमान्य मतदाता हैं स्थानीय निकाय के, उन सभी पार्षदों को, उन सभी को मैं हृदय से एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबका जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी आपकी सीट पर भारी बहुमत से विजयी होकर के उस क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान देगा और सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाने में आपका सहयोगी बनेगा। आप सभी के प्रति और सभी प्रत्याशियों के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर वर्चुअल संवाद उन्होंने किया है बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्यों के साथ में। लखनऊ से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। सीएम योगी वर्चुअल संवाद कर रहे थे और डीडीसी सदस्यों से भी संवाद किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उनके साथ में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे हैं। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखाए थे, जहां पर वर्चुअल माध्यम से संवाद कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकार होश में आओ।